नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी पहले से ही बढ़ा रखी है। ऐसे में बिजली कटौती लोगों के जख्मों पर नमक का काम कर रही। काशी से लेकर कानपुर और नोएडा से लेकर गोरखपुर तक लोग बिजली कटौती से परेशान। उद्योग व्यापार चौपट होने की कगार पर है और सरकार दावे करने में। पूर्व की अखिलेश सरकार की बेहतर बिजली व्यवस्था की पोल तो खुल ही चुकी है। मौजूदा सरकार के सामने भी ये समस्या विकराल रूप धारण की नजर आ रही। योगी सरकार को सत्ता संभाले 50 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हालात में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। एपीएन ने जब बिजली व्यवस्था का रियलिटी टेस्ट किया तो स्थिति ज्यादा बेहतर नजर नहीं आई। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इस समस्या को लेकर पूर्व की अखिलेश सरकार पर बीजेपी ने निशाना तो खूब साधा, लेकिन अब हालात को बेहतर बनाने में योगी सरकार क्या कदम उठा रही। कैसे योगी सरकार 24 घंटे बिजली देने के वादे को पूरा कर पाएगी। जिस प्रदेश का बिजली महकमा खुद कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा हो, वहां पर उद्योग धंधे आखिर कैसे चल पाएंगे, कैसे व्यापार बगैर बिजली के तरक्की कर पाएंगे और कैसे निवेशकों को प्रदेश में उद्योग लगाने को लेकर आकर्षित किया जा सकेगा। आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत की बात की जाए तो बिजली हमेशा से ही प्रमुख मुद्दा रहा है। खास तौर पर गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन सरकार के कागजी दावों में लोगों को भरपूर बिजली भी मिलती है। एपीएन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से लेकर सूबे के कई जिलों में रियलिटी टेस्ट किया, लेकिन स्थिति दावों के उलट देखने को मिली। सबसे पहले देखते हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर का हाल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए हर जिलों में एक नया फरमान जारी किया था। शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और देहात क्षेत्रों में 22 घंटे बिजली देने का वादा उन्होंने किया है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है। योगी जी का ये फरमान बेहद सराहनीय है और कार्य तेजी से हो रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी से जल्दी शहर को बेहतर बिजली व्यवस्था मिलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी उनकी राय लेते हैं। जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 22 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन हमें बिजली नहीं मिल रही है। जबकि उन्होंने कहा था कि अब सरकार बनने के बाद इतनी शहरों में इतनी गाँव में बिजली मिलेगी। इस तरह की कहीं बिजली कोई नहीं मिल रही है। योगी जी की ये पहल सराहनीय है, लेकिन उनके यहाँ जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से बखूबी इस काम को निभा पाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उनकी, क्योंकि अभी तक तो कहीं देखा नहीं गया कि 24 घंटे बिजली मिल पाई है। तो ये थी लोगों की राय। अभी भी लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। एपीएन से जगदम्बा त्रिपाठी, गोरखपुर। और अब देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और प्रमुख औद्योगिक शहर मेरठ का हाल। आम जनता से जुड़ा बिजली का सबसे अहम मुद्दा है, जिसको लेकर हम यहाँ मोदीपुरम पहुँचे हैं। ये सिरोही मार्केट में मैं इस वक्त लोगों से बिजली पर बात कर रहा हूँ। आप ये बताएं, पहले कितने घंटे बिजली आती थी, अब कितने घंटे? पसीने पूछते रहे मैंने। अब कम से कम पंखा बिजली चल रहा है, कूलर चल रहा है, बढ़िया बिजली आ रही है। कुछ दुकानदार भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताओ, आप दुकानदार हैं? जी सर। आप कितने घंटे पहले बिजली पाते थे, अब कितने? 10 से 12 घंटे बिजली पाते थे, अब 20 से 24 घंटे आ रही है। 24 घंटे ही आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, अब लाइट बिल्कुल ठीक हो गई है। कितने घंटे की रोस्टिंग होती थी पहले, क्या होता था? पहले यही है था कि 10 घंटे चली गई, 8 घंटे चली गई, ये दिक्कत आती थी। अब तो ये है कि अब तो कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे आ रही है। इतना पता है, घर जब भी जाते हैं लाइट रहती है, चैन की नींद सोते हैं, चैन से घर में रहते हैं। कोई दोपहर में कहीं घूमना नहीं फिरना नहीं है। बहुत बढ़िया है। यहाँ इन लोगों का कहना है कि पहले से तो बहुत बेहतर है और लाइट किस वक्त आती है किस वक्त जाती है पता ही नहीं लगता। वो सबसे बड़ी बात है, जो बैटरी थी अब उनकी लाइफ भी बढ़ गई है। ना तो जनरेटर का खर्चा है, ना तेल का खर्चा है। जनरेटर को लेकर इनका ये कहना है कि पहले यहाँ आसपास जितनी भी दुकानें होती थी या जितनी भी आसपास व्यापारी होते थे वो जनरेटर चलाते थे, जिसको लेकर यहाँ 24 घंटे जनरेटर की आवाज़ होती थी, पोल्यूशन होता था। अब उससे इन लोगों को जरूर राहत मिली है। मेरठ से एपीएन के लिए परवीन चौहान।
तो बढ़ती गर्मी ने जहां एक तरफ लोगों की परेशानियों को पहले से ही बढ़ा रखा है, ऐसे में बिजली कटौती लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। काशी से लेकर कानपुर और नोएडा से लेकर गोरखपुर तक का हमने हाल जानने की कोशिश की, लेकिन हाल एक से नजर आए, लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। आखिर कहां गया 24 घंटे बिजली देने का वादा और 50 दिन से ज्यादा की हो गई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार? आखिर इस दिशा में क्या कुछ कदम उठा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में बिजली हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। कागजों में ये दावे तो पूरे करते दिखाई देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब तलाशने की कोशिश की जाती है तो कुछ खास नजर नहीं आता। आखिर कैसे बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा से अनिल गर्ग जी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन ग्रेटर नोएडा के। अनिल गर्ग जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लखनऊ से भी 4 खास मेहमान हैं। प्रदीप कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी यूपी के। दीपक मिश्रा जी समाजवादी चिंतक हैं, उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहां पर दिक्कत आ रही है, कहां पर अड़चन आ रही है। साथ ही राम प्रकाश जी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं अभियंता संघ बिजली विभाग के। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत नरेंद्र सिंह राणा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, कितने सुखद हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जब बनी है तो सरकार ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम महानगरों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे और 20 घंटे 18 घंटे ऐसे जो छोटे स्टेशन हैं या जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ बिजली दी जाएगी और उसके अनुसार से बिजली जहाँ जितनी उपलब्ध है वो दी जा रही। अब ये बिजली कहाँ से आई, ये बिजली सरप्लस कैसे हो गई, ये बिजली मंत्री और हमारे बिजली मंत्री यानी उत्तर प्रदेश के और केंद्र सरकार के इन दोनों मंत्रियों की लगभग 4 बैठकें हो चुकी हैं, जो अखबारों में आई कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर बिजली, कितनी बिजली, कैसे बिजली दी जाए। तो और सरकार का ये वादा है कि हम बिजली देंगे। और साथ ही साथ ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में 33% बिजली चोरी होती थी, जिसको सार्वजनिक रूप से बताया भी गया कि भाई आप लोग ये मीटर लगवाइए, जो बीपीएल कार्ड धारक है वो फ्री में मीटर लगेंगे, बस उनको केवल बिजली का बिल देना है, जो भी बिजली का बिल आएगा। और ये चोरी जो होती है इसको रोकने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। दूसरा एक काम और होता था कि ट्रांसफार्मर फूक जाते थे, जैसे अभी भी हो रहा है कहीं, तो उसके लिए भी टाइम लिमिट की गई कि शहर में वो 6 घंटे या 8 घंटे जो भी है और देहात में इतने घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे ऐसा है कि इसके अंदर वो वहां का एसडीओ एक्सचेंज जिम्मेदार होगा कि वो ट्रांसफार्मर वहां उपलब्ध कराए। यानी उपकरणों की खराबी से भी बिजली की कमी दूर हो रही है और बिजली की चोरी की कमी से भी बिजली दूर हो रही है। और केंद्र सरकार जो बिजली दे रही है, जिसकी उत्तर प्रदेश को महती आवश्यकता है, उसके कारण भी बिजली की कमी दूर हो रही है। मैं ये नहीं मानता कि पूरी 100 की 100% ठीक हो गई होगी, लेकिन आज 2 चीजें होती है अक्षय जी, बहुत डिबेट में देखिए, सर्दियों में बिजली की कम जरूरत होती है और गर्मियों में बिजली की ज्यादा जरूरत होती है। और आप ये देखेंगे कि इसी तरह सुबह सुबह बिजली की कम जरूरत होती है और दोपहर में बिजली की ज्यादा जरूरत होती है, रात में बिजली की फिर जरूरत होती है। तो बिजली का ये एक रेशो है जो घटता बढ़ता रहता है। तो इसी में बिजली सबको मिलेगी, चोरी नहीं होगी तो पूरी बिजली मिलेगी। और जो बिजली कारखाने पिछली सरकार ने भी किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बिजली के लिए काम नहीं किया, उन्होंने भी कुछ उत्पाद बढ़ाए। तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार, जैसे आप देखिए उत्तराखंड जो है वो सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, आज वो बिजली जो है बेचता है, बिजली उसके यहाँ एक उद्योग धंधा हो गया। ऐसे ही बहुत छत्तीसगढ़ है, रायपुर है, तो ये चीजें झारखंड है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी हम अपने पैरों पे खड़े हों बिजली को लेके, इस दिशा में योगी सरकार कृत संकल्प है। और चलिए ठीक है, यानी आपको लगता है कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में कदम आगे बढ़ा रही है और अभी थोड़ा वक्त लगेगा? 100%। ठीक है, दीपक मिश्रा जी बतौर समाजवादी चिंतक आप मौजूद हैं हमारे साथ इस चर्चा में। अक्टूबर 2016
शहरी इलाकों में 22 से 24 घंटे बिजली, ग्रामीण इलाकों में 14 से 18 घंटे बिजली। वादा पूरा किया क्या? जी देखिए, हमने वादा करने का प्रयास, हमारी सरकार जो समाजवादी सरकार थी उसने पूरा प्रयास किया। उस समय की केंद्र की सरकार जो वर्तमान पे भी काबिज है, उसका जो रवैया था वो काफ़ी नकारात्मक था, सौतेला व्यवहार था उत्तर प्रदेश के साथ। खैर, उस इतिहास पे नहीं जाना चाहते, बात वर्तमान की जाए। अब तक लगभग 1200 घंटे हो गए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान साथी ने एक समीक्षा की और समीक्षा पे इस निष्कर्ष पे पहुंचे, जो उन्हीं के सरकार का निष्कर्ष है, कि 33% बिजली उत्तर प्रदेश में चोरी होती थी। तो कम से कम 33 बड़ी कार्रवाइयां तो करके दिखा देते आप। 1% बिजली चोरी पे एक आदमी तो आज सलाखों के पीछे होता। हाँ, भाषण बड़े अच्छे आए कि खबरदार आज के बाद अगर किसी ने चोरी की, खबरदार अगर किसी ने बिजली की ओर आंख उठा के देखा। और परिणाम क्या हुआ? कोई तो कार्रवाई मजबूत होनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जितना अच्छा भाषण देते हैं उतना अच्छा कर्म नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं कि अच्छे आवरण के पीछे वास्तविक सौंदर्य को नहीं ढकना चाहिए, इससे और स्थिति खराब हो जाती है। आवश्यकता है क्लिनिकल सर्जरी की, ये कर रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। जो चीज खराब है, जैसे मान लीजिए कोई दीवार खराब है तो दीवार की सीमेंटिंग करनी चाहिए। आप उस पर एक बड़ा खूबसूरत राष्ट्रवाद के नारों का, वंदे मातरम के नारों का एक सुंदर पोस्टर चिपका दिए, कह देखिए साहब दीवार तो अद्भुत हो गई। ऐसे नहीं चलेगा। 33% बिजली चोरी होती है तो 33 कार्रवाई तो बता दीजिए, एक ही व्यक्ति को भेज दीजिए। आप एक उदाहरण आप देखिए, आदरणीय श्री अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मैं एसी नहीं लगाऊंगा। एक शहीद के घर गए, एसी अलग से लगती है, सोफा अलग से लगता है, उनके जाने के बाद एसी सोफा दोनों वापस ले लेते हैं। आज अखबारों की रपट है। देखिए, लोक जीवन में जो आप शब्द कह दें उन शब्दों को जीना पड़ता है। आप अच्छे उदाहरण दे दीजिए। 10-20 भाजपा के बड़े नेता, सांसद जिनके यहाँ बिजली का बिल बकाया है, सूची उपलब्ध है इंटरनेट पे, आप वही जाके लाइन लगा के सार्वजनिक रूप से अपना ही बिल जमा कर देते तो एक मैसेज जाता। ऐसा कुछ हुआ क्या? हर काम को एक टोकनिज्म देना और टोकनिज्म देने के बाद फिर भूल जाना, यही अब तक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवायत रही है। इससे स्थिति और खराब होगा। मैं पहले तो आपके चैनल को साधुवाद दे रहा हूँ, कम से कम गंभीर मुद्दे पे आप बहस चलाए, वरना बहस किस बात पे होती? महाराज बिजलेश्वर महाराज का पूजन हो गया, अब कल से सारे बिजली के खंभों का पूजन शुरू हो जाएगा, ताकि जनता ये न पूछ दे कि भैया बिजली क्यों नहीं आ रही है। ठीक है डॉक्टर हिलाल नकवी साहब, चीजों से ये जो कार्रवाई की भयावह होती है, दीपक मिश्रा जी की तरफ से की गई है कि अगर कोई एक कार्रवाई हुई हो, ये सरकार की तरफ से जवाब दिया जाए, कितने लोगों को जेल भेजा बिजली चोरों को, जो आंकड़ा भी नरेंद्र सिंह राणा जी की तरफ से दिया गया। एक नोटिस समाजवादी पार्टी के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव को भी जारी हुआ था, जिस बकाया को चुकाने की बात दीपक मिश्रा जी कर रहे हैं, वो जमा हुआ क्या और दुरुस्त कर दिया? वो जमा हो गया क्या सर? जमा हो गया, बिल्कुल जमा हो गया। और वो नेताजी के संज्ञान में नहीं था। जैसे ही संज्ञान में आया वो गए, सारे कर्मचारियों को डांटा और डांटने बाद इसको दुरुस्त किया। हिलाल नकवी साहब, तो लेकिन जितनी बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, मीटर तो उससे कम एम्पियर का लगा हुआ था, है ना? तो ये तो बिजली चोरी का प्रकरण बनता है। फिर उम्मीद कैसे की जा सकती है कि आप दूसरों पर कार्रवाई कर सकते हैं जब आप वही काम कर रहे हैं? अक्षय देखिए, यहाँ पर ये जो बिजली का मसला है, इसको लेकर के बेशक ये जो लीकेज है, जो लाइन लीकेज होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। यूपी में भी बहुत बड़ा मसला है, बाकी जगहों पे भी मसला है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से इसका वादा किया है कि जो लाइन लॉस है, इसको जो है वो किसी न किसी तरह से वो कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। हम बराबर एक बात कहते चले आ रहे हैं चैनल के पर कि देखिए, अभी इस सरकार को इतने दिन नहीं हुए हैं कि हम इनसे इन सब बातों का जवाब ले कि साहब आपने कितने ट्रांसफार्मर बदले हैं, कहाँ के पर लाइन लॉसेस को आपने कवर किया है, कहाँ के पर आपने नई लाइनें बिछाई हैं। ये जो है इसके लिए थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। ये न्याय संगत भी होगा कि एक सरकार को काम करने का वक्त दें, उसके बाद फिर उसके पर हम प्रश्न उठाएं। लेकिन एक प्रश्न निश्चित रूप से हम उठाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है जब विपक्ष में थे कि बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सस्ती बिजली उपलब्ध है, लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, वो उस बिजली को केंद्र का जो कोष है उससे सस्ते दामों में नहीं लेती थी। यहां के लोग जो है वो बिजली की वजह से परेशान थे, जिसकी वजह से बिजली की पूर्ण सप्लाई जो है वो उत्तर प्रदेश को नहीं हो पा रही। आज की तारीख में जो भी सप्लाई थी वो कम हो गई है।
देखिए ये बात हम सब जानते हैं, हम लोग लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ के लोगों को एक ये विशेष सहूलत दी भी थी जितनी भी सरकारें आई सब में कि यहाँ पर लाइट जो है वो कम जाती थी। लेकिन आज की तारीख में लखनऊ का भी बहुत बुरा हाल है, आसपास के जो इलाके हैं वहां पे बुरा हाल है। हर जगह पर आप जाकर के देखिए तो बिजली की जो सप्लाई है वो कम हो गई है। निश्चित रूप से वो बिजली की सप्लाई जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर से नहीं होती थी, निश्चित रूप से वो बिजली की सप्लाई जो है वो जो समाजवादी पार्टी के लोग थे जो सरकार में थे वो अपने साथ अपने घर नहीं लेकर के चले गए हैं। कहां गई वो बिजली? कहां गई वो बिजली जो केंद्र सरकार से आने को वादा करता था, जिसके ऊपर कि लगातार ये इल्जाम लगाया जाता रहा कि राज्य सरकार जो है वो सस्ते दामों के पर बिजली नहीं ले रही है, केंद्र के पास प्रचुर मात्रा में सरप्लस बिजली मौजूद है, पूरे भारत में आज की तारीख में सरप्लस बिजली है, वो दिखाई तो नहीं दे रही है। जो उत्तर प्रदेश में उपलब्ध बिजली थी उसके अंदर भी कमी आ गई और ये एक सच्चाई है। देखिए इसको अगर कोई नकारता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं किन्हीं अन्य कारणों से इसके बारे में कहता है कि नहीं साहब बिजली बहुत आ रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी चीज के आज बहुत बुरा हाल है तो वो यहाँ का उद्योग धंधों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ के पर बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो उद्योग धंधे पहले से लगे हुए भी थे वो किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो बंद होते चले जा रहे हैं। आज की तारीख में उद्योग जो है वो नए आ नहीं रहे, पुराने बंद होते चले जा रहे हैं। बिजली की जो मार है वो अपने आप में एक अलग यहाँ पर पड़ी हुई है। तो बेशक ये वो चीजें जिसका जवाब हम भारतीय जनता पार्टी से निश्चित रूप से लेना चाहेंगे कि वो सरप्लस बिजली जो उत्तर प्रदेश को देने के लिए केंद्र आतुर बैठी थी वो बिजली कहां गायब हो गई। ठीक है, इस पर हम नरेंद्र सिंह राणा जी से जवाब जरूर लेंगे, लेकिन एक रिएक्शन प्रदीप जी से मैं जरूर लेना चाहूंगा। प्रदीप जी, कौन इन तमाम हालातों का जिम्मेदार है? देखिए अक्षय जी, कल ही इत्तेफाक है कि पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई थी जी, और मुलाकात में उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार आई और हमारी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पूरे प्रदेश में जो हमने वादा किया है उसको बिजली को सप्लाई जो है वो चुस्त दुरुस्त करें, उसको ठीक करें। और वो कह रहे थे कि भाई मैंने रजिस्टर भी बनवाया है और मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए ताकि जो वादे किए वो पूरे किए जाएं। तो लेकिन ये बात यह है कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये होता था कि भाई यहाँ वहां की सरकार और यहाँ की सरकार में डिफरेंसेस हैं, लेकिन अब यहाँ की सरकार भी है और वहां की सरकार जब एक है तो दोनों को मिलकर इस तरह का एक बहाना नहीं होना चाहिए और इस तरह का एक प्रयास होना चाहिए कि भाई वो खरीद नहीं रहे और हम दे नहीं रहे हैं। तो पहले तो पीयूष गोयल साहब बराबर जो है अखिलेश यादव की सरकार पे हमला करते रहे कि सब बराबर कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो बहाना नहीं चलेगा ना। अब तो ये बहाना नहीं चलेगा ना, अब तो सरकार एक ही पार्टी की है, तो इसलिए दोनों को मिलके प्रदेश की जो है वो बिजली को सुचारू देना चाहिए। और ये जो बार बार अखबार में आता है कि सरकार के तमाम जो दफ्तर हैं वो पैसे नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, इस पे तो आना ही नहीं चाहिए। सरकारी विभागों को तो अपने आप ही उनका जो है सारा पेमेंट कर देना चाहिए। ये तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए कि पावर डिपार्टमेंट जो है वो सरकारी डिपार्टमेंट से रियलाइज करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट करे। वो तो एक मुख्यमंत्री का इशारा चला जाए तो सारे के सारे सरकारी विभाग जो है वो खुद ही पेमेंट कर दे। इन परिस्थितियों में सुधार तो आखिर एक मैसेज जी क्या किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर जल्दी से एक रिएक्शन नरेंद्र सिंह राणा जी आप दे दीजिए। जो आरोप दीपक जी की तरफ से भी लगाया गया कि आप तो चिल्लाते थे कि हम तो बिजली देने को तैयार हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को अखिलेश सरकार महंगी बिजली उपलब्ध करा रही है, अब तो दोनों जगह आपकी सरकार। देखिए, मैंने अभी हम सारे लोग डिबेट में देख रहे हैं, आपके संवाददाता ने ही अभी मेरठ में जो बाइट दिखाई है उसमें वो मेरठ में एक भी 3 या 4 लोगों की दिखाई। उन्होंने कहा कि पहले तो बिजली नहीं आती थी, अब तो बिजली जो है 24 घंटे आती है और हम घर में जाते हैं आराम से, दोपहर में बाहर नहीं निकलते, आप ही दिखा रहे हैं। मतलब जो मैं सामने सर हम काशी के चांदपुर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर भी उद्योग व्यापार है, कह रहा हूँ कि जब वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि भैया बिजली व्यवस्था से बहुत परेशान है। तो ये बिजली कहाँ से आई? ये वही बिजली है जो सरप्लस बिजली केंद्र से यहाँ ली गई है। अभी बिजली का उत्पादन एकाएक नहीं बढ़ा होगा, तो ये केंद्र से ली गई बिजली ही है जो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब गांव में भी 18 घंटे बिजली आती है, तो कहाँ से आती है? ठीक है, असल हकीकत क्या है? अनिल गर्ग साहब हमारे साथ हैं, आप उपाध्यक्ष हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के। हम उनसे समझते हैं कि जो बिजली व्यवस्था बेहतर करने की बात सरकार की तरफ से कही जाती है, कोई भी सरकार हो, सभी सरकारों में जिन्होंने भी सत्ता अब तक संभाली है उनकी हम बात कर रहे हैं, क्या वजह आप देख पाते हैं कि जो उद्योग धंधे हैं सब चौपट होने की कगार में नजर आते हैं? अनिल जी। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ
जी, और इसके कैसे दुरुस्त की जा सकती है और कैसे सही की जा सकती है, इसके बारे में अच्छी तरह से जानता भी हूँ। पहली बात तो ये है कि जो बिजली चोरी करते रहते हैं, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो एक भी बिजली चोरी नहीं हो सकती। अगर चोरी होती भी है तो डिपार्टमेंट की वजह से ही होती है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अगर हर स्टेज के ऊपर जेई की या किसी की जिम्मेवारी लगाई जाए कि इसकी जिम्मेवारी है, तो कोई मतलब ही नहीं है। आज हम किस स्थिति में जी रहे हैं, इंडस्ट्री सारी चौपट होती जा रही है, इनको कोई परवाह ही नहीं होती। कितने घंटे, अब तीसरी चीज ये कितने घंटे हमको बिजली देते हैं और कितने घंटे नहीं देते हैं, इसका तो सिंपल सा फंडा हैगा। अगर आप चाहे तो उसको लागू कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के TOD 1 और TOD 2 और TOD 3 टायर टैरिफ के अंदर जो सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, सुबह 6 से 5 बजे तक, और 5 से लेके 10 बजे तक, और 10 से लेके सुबह 6 बजे तक, उसमें ये बिल के अंदर ही हमारे पास आ जाना चाहिए कि हमारे मीटर के अंदर कितने घंटे बिजली रही, जिससे कि इन डिपार्टमेंट की सारी पोल खुल जाएगी कि हमें कितने घंटे बिजली मिली। कहते हैं ये 24 घंटे देते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली मिलती नहीं है। मैं बेसिकली ग्रेटर नोएडा से हूँ। उद्योग इसी तरह से नहीं पनप पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड तो है 350 मेगावाट की, इनके पास गेटवे ही नहीं है 280 से ऊपर आने का, तो इंडस्ट्री तो चौपट होगी। और इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, रोटेशन में इनको काट काट के ऐसे सर्कल चलाया जाता है। इंडस्ट्री को आज भी पूरी 24 घंटे बिजली, जबकि 24 ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है कि बहुत आधुनिक शहर है और सारी इंडस्ट्री आना भी चाहती है और जगह भी खाली पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ इंडस्ट्री पनप नहीं पा रही है। क्यों? कि वो यूपीपीसीएल कहता है, यूपीपीएसएल कहता है हम ज्यादा देंगे नहीं, इनके पास गेटवे नहीं, इनका कुछ अपना इंटरनल पॉलिटिकल इश्यू है, वो पहुंचा भी है। आदित्यनाथ जी उसको सॉल्यूशन कह रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन कुछ नजर आपको नहीं आता है। राम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। राम प्रकाश जी, महकमा जब खुद तमाम तरह की दिक्कतों से जूझ रहा हो, तो उम्मीद की जा सकती है कि बिजली व्यवस्था बेहतर कर पाने में सक्षम होगा? निश्चित रूप से इंजीनियर का काम ही है इसको बेहतर करना, और हम लोग हमेशा जितने भी हम लोग को संसाधन मुहैया कराया जाता है उसके हिसाब से हम लोग एक्सेल करने का कोशिश करते हैं। और अभी गर्ग साहब ने कहा कि बिजली का गेटवे नहीं है, तो आप ये बताएं, ये बात सही है कि पूरे राष्ट्र में जो बिजली की उपलब्धता है वो करीब 3,19,000 मेगावाट की है, और एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है वो 1.5 लाख की है। अभी क्या होता है कि ग्रिड कई पार्टों में बटा हुआ है, वेस्टर्न ग्रिड और नॉर्दर्न ग्रिड, उससे वहां बिजली लेने के उनका कॉरिडोर भी एक्चुअल में अभी पूरा डेवलप नहीं है, जिसके कारण पूरी पावर एक साथ नहीं आ सकती है। हाँ, हमारा कोटा है 6800 का, लेकिन अभी जो ट्रांसमिशन में कुछ काम बाकी हैं वो भी काम हो रहे हैं, और निश्चित रूप से अभी कुछ दिन पहले तक बहुत सारे ऐसे जमीन वगैरह नहीं मिल पाई थी, जिसके कारण सब स्टेशन या लाइन, आपने गर्ग साहब इतना भी जानते होंगे कि जो लाइनें बनती हैं उसको लाइन को बनाने में कितनी मुश्किलें होती हैं। अब जमीनों के कॉस्ट बढ़ गए हैं, और कोई भी टावर लगता है तो उसमें इतनी लिटिगेशन होती है, उसको काम करने में, लाइन बनाने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन गर्ग साहब को यह भी मानना होगा कि इम्प्रूव हम लोग काफी किए हैं, और अभी जो 24 घंटे के आदेश हुए हैं उसके पालन में मेरा कहना है कि जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 24 घंटे सप्लाई देने के लिए भी आपको विश्व स्तरीय उसकी लाइनों को बनाना पड़ेगा, हर जगह रिंग मेन बनाना पड़ेगा, हर ट्रांसफार्मर पे डबल सप्लाई हमेशा अवेलेबल रहेगी, हर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 50% यूटिलाइज रहेगी, तब आप हमको कह सकते हैं। नहीं, आज जो मौजूदा स्थिति है राम प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, बगैर उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक तरफ पिछली सरकार ने भी वादा किया था, अब जो मौजूदा सरकार है वो भी दावा कर रही है कि हम 5 साल में 24 घंटे प्रदेश में बिजली उपलब्ध करवाएंगे। इस बात को लेकर हम गंभीर हैं। क्या हम तैयार हैं इस बात को लेकर कि अगले 5 साल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा पाएंगे इन व्यवस्थाओं में? नहीं, एक्चुअली 24 घंटा हम लोग आपूर्ति के मामले में तो 24 घंटे की आपूर्ति हो रही है, लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर दोनों एम्पुल नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें कह रहे हैं जैसे ट्रांसमिशन के, उसी तरह सब स्टेशन के। मैं लखनऊ का ही एक उदाहरण ले लूं, यहाँ 5 सब स्टेशन बनने हैं जिसकी जमीन लखनऊ प्राधिकरण से अभी तक मिल नहीं पाई है पिछले 6-7 महीने से। जब तक ये जमीनें नहीं मिलेंगी, वहां पे सब स्टेशन नहीं बनेंगे, तो आपको वो क्वालिटी ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिल पाएगी। उसके लिए निश्चित रूप से बाकी डिपार्टमेंट और सारे डिपार्टमेंट का समन्वय होकर करें। उसके बाद ये जो लाइनों को 24 घंटे बिजली देने के लिए हमको वो व्यवस्था का, जो मैंने अभी आपको कहा, रिंग मैन यूनिट लगेंगे। जब तक हर जगह डबल सप्लाई नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से जब कोई ब्रेकडाउन होगा या शटडाउन होगा तो सप्लाई जाएगी। और इंडस्ट्रीज के लिए तो खासकर कंटिन्यूअस उनको सप्लाई चाहिए, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। और निश्चित रूप से अगर कोई भी विचार होता है और करना होता है तो निश्चित रूप से हमारा काम, ये इंजीनियर्स का काम ही डेवलप करना। हमको जितने निर्देश मिलेंगे, जितने संसाधन मिलेंगे, हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, यानी आपको भी लगता है कि बिजली विभाग की भी अपनी मुझे और बोले जी 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 नहीं, हमारी सीमा निश्चित रूप से। और सबसे बड़ा एक्यूट जो प्रॉब्लम है वो मानव संसाधन का। इस समय यह हाल है कि एक समय ऐसा था कि कंज्यूमर 65,000 थे और हमारे कर्मचारी 1.5 लाख थे। आज 35,000 हैं और कंज्यूमर हमारे 2 करोड़ हैं। तो ऐसे में जब तक हमारे रिक्रूटमेंट नहीं होंगे, छोटे छोटे जोन, छोटे छोटे डिवीजन, सर्किल नहीं बनेंगे, तो आपको वो गुणवत्ता वाली बिजली नहीं मिल सकती है। इसके लिए सरकार से हम लोग का निवेदन भी, हमारे संगठन ने भी निवेदन किया है कि उसको ब्लूप्रिंट भी हम लोगों ने माननीय मंत्री जी को दे दिया है, जिसके लिए जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह पे भी रिस्ट्रक्चरिंग हो और साथ में मानव संसाधन के लिए रिस्ट्रक्चरिंग हो और उसी तरह से अपॉइंटमेंट हो। तब जाके हर हालत में 24 घंटे सप्लाई हम लोग हर हालत में दे लेंगे। यानी बिजली महकमा इस बात को लेकर पूरी तरह से कमर कसने को भी तैयार है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अगले 5 साल में जो बिजली है वो 24 घंटे उपलब्ध कराना हमारा वादा है। हम बात कर रहे हैं बेतरतीब बिजली व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सियासत में बिजली हमेशा से प्रमुख मुद्दा रहा। खासतौर पर गर्मी के मौसम में बिजली की कटौती लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम करती है, लेकिन सरकार के कागजी दावों में लोगों को भरपूर बिजली मिलती है। एपीएन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र से लेकर सूबे के कई जिलों में रियलिटी टेस्ट किया, लेकिन स्थिति क्या देखने को मिली, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। इंसान के जीवन में 3 जरूरतों के बारे में काफी चर्चा होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। पर अगर इसमें बिजली को जोड़ दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बिजली का मुद्दा सबसे अहम रहा है। याद हो कि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भी काशी में गंगा मैया की सौगंध खाते हुए बिजली आपूर्ति की पोल खोलते हुए पूर्व की अखिलेश सरकार पर जमकर हमला किया था। खैर, बीजेपी की सरकार तो बन गई, पर हालातों में कितना परिवर्तन हुआ, इसको लेकर एपीएन ने हकीकत जानने की कोशिश की। सबसे ज्यादा राजनीति काशी से शुरू हुई थी, तो पहले बात वहीं की। काशी में पूर्व सरकार के 24 घंटे बिजली आपूर्ति के दावे बिल्कुल फेल नजर आए। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में राजकीय औद्योगिक क्षेत्र चांदपुर के उद्यमियों को रोजाना बिजली कटौती से 2-4 होना पड़ता है। उद्यमियों का कहना है 24 घंटे बिजली महज कागजों पर मिल रही है। यहाँ पे लाइट का बहुत कट ऑफ हो रहा है, जो कि 5 to 6 हॉर्न होता है और मोस्टली दिन में ही होता है। हमारे हेल्पर्स जो हैं वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि गर्मी की वजह से, गर्मी भी है और लाइट भी नहीं रहती। नहीं, कुछ बेहतर नहीं हुआ, इक्वल है। एंड हम इश्यूज मेन हम लोग को ही होते हैं, क्योंकि मेकिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है एंड ऑल, तो फिर उस टाइम पे फेस करना पड़ता है। डीजल की कॉस्ट कंज्यूम होती है एंड वो हमारी कॉस्टिंग बढ़ाता है, सो दैट कॉस्ट अस मोर। तो बिजली कटौती से पीएम का संसदीय क्षेत्र वाराणसी का उद्योग जगत काफी हताहत है। वजह काशी यूपी की राजनीति का आकर्षण बना रहा है। आपको याद होगा कि पूर्व सीएम अखिलेश ने चुटकीले अंदाज में कहा था कि वो गोरखपुर के बाबा को चुनौती देते हैं कि वो बिजली के किसी तार को पकड़कर दिखाएं, जिससे पता चले कि वहां पर बिजली आ रही है या नहीं। उनका इशारा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ था। हालांकि अब काशी की जनता नई सरकार से उम्मीदें लगा रही है। उम्मीदें कब पूरी होंगी, ये बाबा काशी विश्वनाथ जाने। चलिए बात करेंगे औद्योगिक नगरी नोएडा की। कहने को यहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, यहाँ भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति की बात की जाती है, पर हकीकत क्या है ये हम बताते हैं। यहाँ कई उद्योग तो बिजली कटौती से त्रस्त हैं ही, साथ ही मीडिया इंडस्ट्री का गढ़ माने जाने वाले नोएडा में मीडिया जगत भी इस अघोषित और अचानक वाली बिजली कटौती से परेशान है। अचानक कटौती से हमेशा कीमती इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स फूकने का डर बना रहता है। बिजली की तो सेम स्थिति है, कोई सुधार नहीं है। वोल्टेज कम आती है तो फिर भी हमें डीजी चलाना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं, कल की स्थिति तो ये रही, बोल रहे थे कहीं काम चल रहा तो लगभग पूरे 11 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक गायब रही। 1-1 घंटा बीच में 2 बार दी उन्होंने। यहाँ बिजली विभाग
अलग तरह की दिक्कतों से जूझ रहा है। फंड के साथ ही नई टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, जिस कारण बिजली वितरण में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अब बात कानपुर की, जिसको औद्योगिक राजधानी का दर्जा मिला है, पर अफसोस कानपुर का उद्योग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वजह सरकार का उदासीन रवैया है। कानपुर महानगर में छोटे और बड़े उद्योग मिलाकर करीब 15,000 कारखाने हैं, जिनसे प्रति माह 180 करोड़ का राजस्व मिलता है, पर रोजाना होने वाले कोई न कोई फॉल्ट से नुकसान यहाँ होता रहता है। देखिए, सरकार दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम वही पुराना है। वो अपनी तरफ से तो कह रहे हैं कि 22 से 24 घंटे सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम इतना जर्जर पोजीशन के अंदर है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर कि डेली उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता रहता है और कम से कम 4 बार 5 बार वो शटडाउन लेते हैं और घंटों बंद रहता है। तो बिजली आपूर्ति के दावे और इस हकीकत को देखकर अगर आप असमंजस की स्थिति में पड़ गए हों तो कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं, क्योंकि राजनीति में हमारे राजनेता आंकड़े थोड़े बड़ा चढ़ाकर ही पेश करते हैं। उन्हें लगता है जनता भोली है, मान जाएगी और उनके सिर जीत का सेहरा सजा देगी। पर यहाँ जनता समझदार निकली और करारा जवाब दिया। अब योगी सरकार के सामने चुनौती विकराल है। गर्मी का वक्त है और बिजली की कमी। कैसे दूर होगी कमी? कैसे पूरे होंगे वादे? कैसे बढ़ेगा उद्योग? कैसे मिलेगी गर्मी से राहत और कैसे होगी विद्युत विभाग की दिक्कतें दूर? ये योगी सरकार के सामने एक यक्ष प्रश्न है। हिमांशु दीक्षित, APN। तो ये सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम लोग लखनऊ का करेंगे। नरेंद्र सिंह राणा जी, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब लोगों के जहन में बस यही चल रहा है कि आप 24 घंटे बिजली कब देंगे और कैसे देंगे? नहीं, देखिए, जहां बिजली, जैसे अभी वही बता रहे थे कि कैसे वहां शट डाउन करना पड़ता है, लाइन फॉल्ट है, जर्जर व्यवस्था है, बिजली है लेकिन बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही। लेकिन इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि लाइन खराब है या ट्रांसफार्मर खराब है तो बिजली फिर फायदा क्या उसका? बिजली मिलनी चाहिए, वो जैसे मिले, चाहे मोबाइल की रेंज की तरह उसका सिस्टम काम करना चाहिए। तो ये सिस्टम जहां जहां बहुत ज्यादा हालत जिसकी खराब है वो रिपोर्ट आपके सामने खराब दिखा रहे हैं, जहां ठीक है वो रिपोर्ट ठीक दिखा रहे हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इसी ग्रेटर नोएडा में अभी मुख्यमंत्री जी ने 1 और 2 तारीख को हमारी वर्किंग कमेटी में बताया कि एक बड़ी कंपनी है, उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, सैमसंग जी जी। तो वो करीब उत्तर प्रदेश के अंदर 2,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाह रही थी। लेकिन वो कंपनी जो है उसने सीधे कहा कि साहब हमसे जो है मांगा गया कि इतने करोड़ रुपया दो तो आपको हम आगे परमिशन करें। तो वो नहीं, उद्योग नहीं लगाया, उन्होंने कहा नहीं लगाएंगे। जैसे टाटा ने देखा होगा पश्चिम बंगाल से उठा के अपना गुजरात में लगा लिया। तो ये चीजें, जो बिजली भी एक कमी है, सुरक्षा की एक कमी है, भ्रष्टाचार एक कारण है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जो दिल्ली के लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश जिसके अंदर सारे साधन संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ 15 साल से कोई बड़ा उद्योग नहीं आया क्योंकि यहाँ केवल जो है लूटा गया है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। आप देखिए मायावती को किस तरह ये तमाम बातें तो चुनाव प्रचार के दौरान भी आप लोग खूब कहते थे। अब आप लोग सरकार में है, कुछ परिवर्तन तो दिखना चाहिए। हिलाल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। कुछ परिवर्तन महसूस होना चाहिए ना सर? अब तो 50 दिन से ज्यादा हो गए, हालांकि अभी भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। जी अक्षय, देखिए ये बात अपने आप में जो राणा साहब ने कही बिल्कुल सही, बस उन्होंने उसका ड्यूरेशन कम कर दिया। पिछले 27 साल से यूपी में कोई बड़ा कार्य उद्योग नहीं लगा है। जो भी थे उद्योग वो सब बंद हो गए हैं। 1989 के बाद से एक भी उद्योग उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। जो पुराने लगे हुए थे वो सारे के सारे बंद हुए। ये बात बिल्कुल राणा साहब जो है वो सही कह रहे हैं। सैमसंग की कहानी जो आपने बताई हो सकता है वो अपने आप में सही हो, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ना कोई तो कारण है ही है कि पिछले 1989 के बाद से उत्तर प्रदेश में लोग जो है वो आकर के कारखाने नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ के बहुत से उसके एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है। ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। जितनी भी सरकारें हैं उन सब में से ज्यादातर कोशिश ये की गई है कि लोगों को खुश करने के लिए
कभी लैपटॉप बांटा, कभी कन्या विद्या धन बांटा, ये सारे सब काम किए गए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा किया जाना चाहिए था वो खर्चा नहीं किया गया। ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि बहुत जो एक सूक्ष्म दृष्टि से उत्तर प्रदेश के विकास को देखा गया है। ये हमको कहने में किसी तरह का कोई भी गुरेज नहीं है। बड़ी उम्मीदें हैं, अगर जैसा राणा साहब बता रहे हैं, जैसा योगी जी कह रहे हो, हमारी शुभकामनाएं भी हैं। देखिए, प्रदेश का विकास होना चाहिए और अच्छी बात यह है कि विकास को निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, तब तो प्रदेश का विकास होता है। लेकिन ये होता है कि उनकी सरकार ने क्योंकि गोमती को साफ किया था, तो आज की तारीख में हमको गोमती को इतना गंदा कर देना है कि कोई हद नहीं। आज आप अपनी कैमरा टीम को भेजिए और उनसे कहिए जाकर के देख करके आए कि क्योंकि उसका विकास जो है वो किसी और सरकार ने किया था, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो नहीं चाहती कि उनको किसी प्रकार का श्रेय मिले। तो आज वहां जो गंदगी का आलम है उसको देख करके हैरत हुई है कि कितनी ज्यादा बीडिंग हो गई है। तो निश्चित रूप से जहां पर पिछली सरकार के किए गए अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने की जगह उनको भ्रष्टाचार के अंदर बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि ये सब खराब काम हुआ है, तो ये पैसा हमारा आपका ही जाता है। भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कीजिए, जो दोषी उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो कार्य चल रहा है, जो कार्य हो गया है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए प्रत्येक सरकार को। आप ये जो है ये काम पहले की सरकारें करती रही हैं और अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको तो कम से कम ये करना चाहिए कि जो हमारी धरोहर है, जो पिछली सरकारों के किए गए कार्य हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको हम बेहतर करें। लेकिन ये सरकार भी वो काम नहीं कर रही है, लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि जितना भी पैसा जो जनता का लगा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने में लगाया गया है, वो जो है वो ये बताते हुए कि ये गलत लगाया गया है, हमारे आपका टैक्स का पैसा, जनता की मेहनत का पैसा जो है वो पूरी तरह से बर्बाद किया जाए। ठीक, दीपक मिश्रा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के नाम पर उपभोक्ताओं से पैसों की वसूली तो ठीक ठाक तरीके से कर ली जाती है, उन्हें व्यवस्थाएं जो मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो मिलती हैं क्या? देखिए, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उतना काम कर पाए जितनी कि उत्तर प्रदेश की जनता अपेक्षा रखी थी। इसीलिए आज हम सरकार से पदच्युत हुए हैं। हमारे आदरणीय राणा जी ने बहुत रहस्योद्घाटन किया, बहुत गंभीरतापूर्वक। मैं इनको बधाई देता हूं कि सैमसंग 2500 करोड़ का निवेश करना चाहती थी, कुछ लोगों ने घूस मांगा। ये बात इनको इनके मुख्यमंत्री जी ने बताई। महोदय, यह जानते हुए भी कि कोई व्यक्ति घूसखोर है, उसको संरक्षित करना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि घूस लेना गुनाह है। आज उस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो जानी चाहिए थी। जब सैमसंग कंपनी के चेयरमैन को कोरिया की सरकार जेल भेज सकती है, तो यहाँ क्या एक जांच सेटअप नहीं हो सकती? और मजे की बात है कि मुख्यमंत्री जी को ये बात पता है, राणा साहब को भी ये पता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जिस भ्रष्टाचार को ये लोग जानते हैं, जिसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी के ईमानदार शिरोमणि के संज्ञान में है, उस पर कार्रवाई कर दे। राणा जी, कांपेंगे आने वाले लोग, कोई घूस नहीं लेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा महोदय, ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार असफल रही, इसमें दो राय नहीं। डॉक्टर लोहिया का एक वर्जन है, लास्की के बाद सबसे बड़े जानकार व्यक्तियों में लोहिया का नाम आता है दुनिया के स्तर पे। उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार कलेक्टर और राज्य सरकार पटवारी होती है। अगर कलेक्टर कोई काम करना चाहे, अगर मोदी जी उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाना चाहते, तो उनके पास 70 से अधिक विधायक सांसद थे और 2.5 से अधिक मेयर, उनके पास पर्याप्त ताकत होती है। चलिए, उत्तर प्रदेश की सरकार एकदम जड़ थी, लेकिन ये क्या कर रहे थे? कलेक्टर घूस रोकना चाहे तो पटवारी घूस नहीं ले सकता। कलेक्टर घूस लेना चाहेगा तभी पटवारी ले सकता है। सवाल हम पे नहीं, बेवफाई का इल्जाम हम पे, सही बावफा कौन है ये पता तो चले। राणा जी, जवाब दे दीजिए। मैं अगर रुक गया, हवा तो चले। आपको बता रहा हूँ कि सैमसंग का डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिलने आया और औद्योगिक जो कैबिनेट मंत्री हैं सतीश महाना जी, मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, वो लोग मिले तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि हम उत्तर प्रदेश में पीड़ा का मामला नहीं है, निवेश करना चाहता हूँ। कौन व्यक्ति मांगा था ये तो सार्वजनिक करिए। निवेश इसलिए कोई अधिकारी ही होगा। हमारे सामने ये शर्त रख दी कि साहब अब क्या दिक्कत है? प्रदीप कपूर जी, अब क्या दिक्कत है? एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था को जब से हम आए हैं सत्ता में तब से हमने दुरुस्त करने का काम किया। सैमसंग उत्तर प्रदेश जो उद्योग व्यापार करता है वो क्या चाहता है? मूलभूत सुविधाएं मिल जाएं, सुरक्षा मिल जाए। क्या आज उत्तर प्रदेश इस स्थिति में है? ठीक है राणा जी,
प्रदीप कपूर जी, क्या आज यूपी इस स्थिति में है? देखिए अक्षय जी, उत्तर प्रदेश ने 73 सांसद जिता के दिए हैं बीजेपी को, और 73 सांसदों का भी ये दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था बेहतर हो। इसके लिए वो दबाव डालें केंद्र सरकार पर भी, क्योंकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मिलकर सारे ये जो है पूरी करने पे बहानेबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि अब कोई ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार अलग है, सरकार एक है, पार्टी एक है। तो इस वक्त क्योंकि अभी समय कम हुआ है, लेकिन इस वक्त वॉर फुटिंग पर सारा का सारा जो है बिजली को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश भी तभी होगा जब बिजली की व्यवस्था ठीक होगी, और यहाँ की इंडस्ट्री अगर बेहतर तरेगी तभी यहाँ की तरक्की भी होगी। तो बिजली की व्यवस्था पे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का फ्यूचर डिपेंड करता है। ठीक है, अनिल गर्ग जी से मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुहाई बार बार दी जाती है और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली महंगी जरूर मिल रही है, लेकिन आने वाले वक्त में स्थितियों में सुधार होगा। अनिल गर्ग जी, जो अधिकार एक उपभोक्ता का है, जितना बिजली की कीमत को वो चुका रहा है, उसका उतनी सुविधाएं उसे मिल पा रही है, उसका हक उसे मिल पा रहा है? नहीं, अगर उसको नहीं मिल पा रहा था तो आज बहुत ज्यादा निवेश हो गया होता है। वही तो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे प्रति तो उनकी जवाबदारी है कंज्यूमर के प्रति, लेकिन जो इंजीनियर उसके ऊपर डिप्यूट किया हुआ है उसके व्यवस्था को देखने के लिए, उसके प्रति कोई जवाबदारी नहीं है। हालांकि उनको जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए कि भी आपकी जिम्मेवारी है कि उसको सप्लाई देना प्रॉपर तरीके से, उस व्यवस्था को दुरुस्त करना। जैसे हम लोग अपने इंडस्ट्री के अंदर अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, तो उनको भी सिस्टम को दुरुस्त करके रखना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, लेकिन उसको अगर जिम्मेवारी से करेंगे तो वो उसको दुरुस्त करेगा अपने आप। नहीं तो आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं हो पा रहा? हाँ, तभी ये दिक्कत है। यस, जिम्मेदारी का निर्वहन। राम प्रकाश जी, जो एक सुझाव अनिल गर्ग जी ने दिया है कि जितनी ये पूछ लें जी, जितनी जब आपकी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है तो क्या ये रिक्रूटमेंट करते हैं कि नहीं, और स्टाफ लेते हैं कि नहीं, और इंजीनियर्स लेते हैं या नहीं? यदि लेते हैं तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं, पिछले 4 महीने से 400 असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती इतनी धीमी गति से चल रही है, उनके इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं टेक्नीशियंस हैं जिनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। जब आप हमेशा सीधे आप इंजीनियर्स को दोष दे दिए हैं, अगर आप हमको फ्री कर दीजिए कि भाई ठीक, हम अपने कंज्यूमर्स के बेस के हिसाब से हम स्टाफ रखेंगे और इंजीनियर्स रखेंगे, उसके बाद आप हमको ब्लेम कीजिए, हम आपकी हर बात को मानेंगे। गर्ग साहब, आप समझ लीजिए कि हर चीज का एक मानक होता है। पहले यही डिवीजन 25 से 30 हजार पे एक डिवीजन होता था, आज ये हाल है 1-1 लाख पे एक डिवीजन है। सर्किल की हालत यह है कि 3-3 लाख हो गए हैं, जबकि हर सर्किल में 3 डिवीजन होना चाहिए और एक डिवीजन में 25 से 30 हजार कंज्यूमर होने चाहिए। अब ये जरूरत है, मैंने इससे पहले भी इसीलिए कहा था, रीस्ट्रक्चरिंग जरूरी है हर चीज की। आप ये सोचते हैं कि बिजली तो केवल बटन दबाने से जलती है, नहीं जलती है। इसमें जिस तरीके से सब लोग, नहीं तो सर ये गुनाह आम उपभोक्ता का क्या है? क्या आम उपभोक्ता का ये गुनाह है? इसीलिए तो ये परिचर्चा हो रही है। हम तो पेमेंट करना चाह रहे हैं। आपके चैनल ने एक बहुत बड़ा काम किया, जैसे अभी मिश्रा जी ने भी कहा, राणा साहब ने कहा कि ये जो चर्चा है ये बहुत ही गंभीर है। हर आदमी को सेंसिटिव भी होना पड़ेगा और बिजली की महत्ता को समझना भी पड़ेगा। गर्ग साहब भी ये सोचें कि कितना हमको मितव्ययता रखना पड़ेगा और दूसरा आदमी को कितना चोरी नहीं होना चाहिए, उसके लिए कड़े रूल बनने चाहिए। और उसी तरह से मानव संसाधन अगर नहीं मिलेगा और साथ में आप चाहते हैं विश्व स्तरीय विद्युत आपूर्ति मिलेगी, यहाँ के इंजीनियर्स कमजोर नहीं है, लेकिन उनको संसाधन दीजिए, मानव संसाधन दीजिए, तभी तो हम देंगे। गर्ग साहब की व्यथा एकदम वाजिब है, उनको बिजली नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से नाराज होंगे, लेकिन आज ये हाल है 24 घंटे हम लोग बिजली दे रहे हैं। तो अब पहले की वो मसला नहीं है कि 24 घंटे सप्लाई। पहले क्या होता था, जैसे कानपुर में माली 20 घंटे आती थी, जब सप्लाई चालू होती थी फिर ब्रेकडाउन हो गया तो 2 घंटे और 18 घंटे मिलती थी। आज 24 घंटे में हो सकता है 22 घंटे मिल रहा हो, 21 घंटा मिल रहा हो, 23 घंटा मिल रहा हो, लेकिन उससे जरूर बढ़ गए। पूरी 24 घंटे बिजली के लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मानव संसाधन सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाना जरूरी है। अभी हमारे यहाँ केवल और केवल और ये सुझाव जो हिलाल भाई, बड़े संक्षेप में आप सभी मेहमानों से जवाब जरूर चाहूंगा। ये जो सुझाव अभी अनिल गर्ग जी की तरफ से दिया गया है
कि कौन उपभोक्ता कितने घंटे बिजली का उपभोग कर पा रहा है। अगर मीटर में कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि एक दिन में कितना बिजली आपने इस्तेमाल की। मीटर में व्यवस्था है, मीटर की एमआरआई होती है, उससे पता चल सकता है कि कितने घंटे बिजली मिल रही है। कई बार ऐसे कंप्लेन आते हैं कि अरे बिजली तो आई नहीं। ये तो आप लोग टेक्निकल आदमी हैं, आप लोग टेक्निकल आदमी हैं। एक आम उपभोक्ता मीटर में भी अलग से एक जगह दिख जाए कि भाई 24 घंटे में कितनी बिजली उसने उपभोग की है, उसे भी तो पता चलना चाहिए। महीने में इतना तो आ जाए कि इतने घंटे बनते हैं और इतने घंटे हमारे पास बिजली आई है बस, और कितनी इंटरप्शन के साथ आई है ये भी आना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज का है उनका सबका एमआरआई होता है, इंडस्ट्रीज का एमआरआई से क्लियर कट मिल सकता है कि कितनी देर बिजली मिली है कितनी नहीं। ठीक है हिलाल भाई, आम उपभोक्ता आप हम जब अपने घर में बैठते हैं तो हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि हम कितना बिजली का बिल पे कर रहे हैं और कितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने घंटे हमारे पास अवेलेबल थी। ये है जी अक्षय, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जिस तरह से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है इसमें बहुत से ऐसे तरीके किए जा सकते हैं जिससे कि हमको भी ये पता लगे कि कुल कितनी बिजली की सप्लाई हुई, किस वोल्टेज के पर बिजली की सप्लाई हुई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए अगर बिजली की सप्लाई है लेकिन वोल्टेज अगर आपको उपलब्ध नहीं, मीटर में वोल्टेज आता है जी, बहुत बड़ी समस्या है। तो किस वोल्टेज के पर आपको सप्लाई मिली है, ये सारी बातें जरूर होंगी। आप राम प्रकाश जी कह रहे हैं हमको इसके पर किसी तरह का नहीं है, लेकिन एज अ कंज्यूमर हम ये जानते हैं कि महीने के शुरू में हमारा मीटर रीडिंग थी 793, महीने के आखिर में हो गई है 1100 या 1200, हमें इतना बिल देना है। इसके अलावा मीटर में और कौन चीज दिखाई देती है वो हम कभी देख नहीं पाए, कभी पढ़ नहीं पाए, क्योंकि मीटर को छूने में भी होता है कि कहीं मतलब कहाँ छू लें, कहाँ हम चिपक जाए या कहाँ मीटर खराब हो जाए, वो अपने आप में एक समस्या है। कहीं स्पष्ट रूप से वो नहीं दिखाई देता है। ये सुझाव बिल्कुल सही है कि किस वोल्टेज के ऊपर कितने घंटे बिजली जो है वो उपलब्ध कराई गई है। जब हमारे पास ये होगा तो शायद हम ज्यादा सही तरह से बिजली की व्यवस्था का मूल्यांकन कर पाएंगे। चलिए ठीक है, नरेंद्र सिंह राणा जी, सर बड़ी माफी के साथ बड़े संक्षेप में, वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, कार्यक्रम का समापन भी करना है। नरेंद्र सिंह राणा जी से जरूर ये कहूंगा कि आप क्या अपील लोगों से करना चाहेंगे कि लोग जो बड़ा टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि अब योगी सरकार आ गई है, तमाम परिवर्तन देखने को मिलेंगे, उम्मीद करें? नहीं, देखिए हम उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये सुझाव बहुत अच्छा है। हम बिल देते हैं, हम उपभोक्ता हैं, अगर हमें पता लगे, साफ साफ ये भी इंगित हो जाए उसमें क्या कि इतनी बिजली हमने खर्च की है, टेक्नोलॉजी है, हो सकता है कोई बड़ा काम नहीं है। और एक मैं अपने जो दर्शक देख रहे हैं, हमारी सरकार की एक लाइन है POP, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। कोई विभाग हो, बिजली विभाग ही नहीं, चाहे जितने विभाग हो, उनकी निरंतर समीक्षा होती है और उनको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर ही कैबिनेट में जगह मिलती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। तो जब नियत सर तस्वीर बदलनी चाहिए। लोग डबल P है, ट्रिपल P है, लोग इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जो उत्तम प्रदेश बनाने का दावा और वादा जो आप लोगों ने किया है ना, अगर उस वादे पर खरे उतरते हैं, तस्वीर बदलती नजर आती है, तो लोगों को आपका डबल P भी पसंद आएगा और ट्रिपल P भी पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो चुनौतियां योगी सरकार के सामने तमाम हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कैसे ये तमाम चुनौतियां पूरी होंगी, जिनमें सबसे अहम मुद्दा बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का है। योगी सरकार ने भी इस बात का फैसला किया कि हम 5 साल में 24 घंटे उत्तर प्रदेश को बिजली उपलब्ध कराएंगे, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है, उन परिस्थितियों में आप 24 घंटे बिजली का वादा कैसे पूरा कर पाएंगे? इसके लिए इंतजार भी करना होगा। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।